नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजा पट्टी में हमास की जबरदस्त घेराबंदी जारी। इजरायल ने कहा बंधकों की रिहाई पर ही बिजली पानी की सप्लाई। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भी पहुंचे इजरायल। ईरान ने इजरायल की निंदा। इजरायल में फंसे भारतीयों की होगी सुरक्षित वतन वापसी। सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन अजय। आज विशेष विमान से 230 भारतीय वापस लाए जाएंगे। 2 दिन की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद। पीएसई, मेटल, ऑटो, एनर्जी शेयरों में खरीदारी। आईटी, रियलिटी शेयरों में दबाव। उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में भी पूजा अर्चना की। पिथौरागढ़ में रोड शो और जनसभा। भगवान का आशीर्वाद लेने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचे आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी। मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। 40 साल के बाद पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मुंबई में शुरू। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने पर बड़ी चर्चा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजरायल और हमास के बीच चल रहे ऐलाने जंग की। गाजा पट्टी में अब इजरायल की जो जवाबी हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इजरायल ने गाजा में जबरदस्त हवाई हमले करके हमास की कमर तोड़ दी है। इजरायल वायुसेना के हमास के कई ठिकानों को निशाना वायुसेना के जरिए बना रहा है। इजरायल सेना ने हमास पर अटैक का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि रात में आईडीएफ ने ट्री अटैक की शुरुआत की है, जिसमें हमास की कमांडो फोर्स को निशाना बनाया गया है, जिसे नचाबा कहते हैं। आईडीएफ का यह भी दावा है कि उसने राफा ब्रिगेड में हमास के 9 सैनिक यूनिट में एक बड़े ऑपरेटिव मोहम्मद अबू शमला को मौत के घाट उतार दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के आसपास युद्ध क्षेत्र तैयार कर लिया है और वहां से सभी इजरायलियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इजरायली सेना ने गाजा को खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया है, यानी कि अब इजरायल के टैंक और सेना की गाजा पट्टी में घुसने की तैयारी में इस वक्त है। इन सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इजरायल हमास जंग का क्या है ताजा अपडेट, ये बताने के लिए हमारे साथ तेल अवीव से जुड़ रही हैं फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा। पलकी जी, इजरायल में जंग पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या अब इजरायल गाजा में जमीनी लड़ाई शुरू होने वाली है? इस जंग को कम करने की कोई प्रयास चल रहा है या नहीं, या फिर ये जंग और भड़केगी? पहली बात तो एक वॉर कैबिनेट बन गई है इजराइल में। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ऑपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स और कुछ और लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बनाई है ताकि डिसीजन मेकिंग तेज़ी से हो सके, ताकि जल्दी फैसले लिए जा सकें कि नई नई चुनौतियों से कैसे निपटना है। और उन्होंने मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल और बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव अब तय है क्योंकि गाजा पट्टी के आसपास जो सीमा है इजराइल से जुड़ती हुई, वहाँ पे काफ़ी दूर तक इजराइल ने अब लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी है। अब उसको ब्लॉक कर लिया गया है और कल एक नोटिस आया था आईडीएफ यानी कि जो इजरायली आर्मी है उनकी तरफ से कि अब इस एरिया में जाने को आप क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखा जाएगा। तो इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। कल उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हम ज़मीन के रास्ते भी हमला करेंगे। तो ये इससे ज़्यादा क्लैरिटी इजराइल नहीं दे सकता क्या हो रहा है उस पर। पर इसके अलावा काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। कल सऊदी क्राउन प्रिंस ने पहली बार ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और उनका भी मैसेज यही था कि जो एस्केलेशन है उसको कम किया जाए, हॉस्टिलिटीज़ को कम किया जाए। किस तरह वो कर पाएंगे वो अभी समझना मुश्किल है, पर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस रीजन के लिए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया एक शिया देश है और एक सुन्नी देश है और उनके बीच में काफ़ी समय से एक राइवलरी रही है लोकल।
और इजराइल में जंग शुरू होने के बाद से कई विदेशी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी हैं। अब भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को इजराइल से वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो लोग इजराइल से भारत वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। 230 लोगों के साथ पहली फ्लाइट आज भारत पहुंचेगी। ऑपरेशन अजय के लिए विदेश मंत्री ने आज अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय इस वक्त रहते हैं। और इस बीच इन्फोसिस के नतीजे आ गए हैं, जिसको जानने के लिए चलते हैं सुमित के पास। इन्फोसिस के नतीजों पर क्या कुछ कहना है सुमित आपका? क्या अनुमान से बेहतर या फिर अनुमान से कम? देखिए, अभी नंबर आए हैं इन्फोसिस के। आय फ्रंट पर तो अनुमान के आसपास ही नंबर है। 38,994 करोड़ रुपए का एक आय का नंबर आया है। 38,445 करोड़ रुपए ये आय का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था। मुनाफा भी इन लाइन है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेटर है। 8,274 करोड़ रुपए का एक नंबर देखने को मिला, जो कि 8,070 करोड़ बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था, उसके बेटर साइड पर नंबर है। एबिट मार्जिन अनुमान से बेटर है। 21% का एक अनुमान था और 21.2% एबिट मार्जिन का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। कंपनी अपनी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी कि ऑपीएम की जो मार्जिन की जो गाइडेंस थी उसको रिटेन किया है। ये एक बड़ी चीज़ है कि बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था कि जो मार्जिन की गाइडेंस है उसको अगर रिवाइज करते हैं या नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो मार्जिन की गाइडेंस है उसको मेंटेन रखा है। हालांकि जो रेवेन्यू की गाइडेंस है उसको जरूर रिवाइज किया है कंपनी ने, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे किस तरह की आते हुए वहाँ पर नंबर आता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सो फार प्राइमा फेसी जो नंबर आया उसमें मुनाफा करीब 6212 करोड़ रुपए, जो कि अनुमान के आसपास है। आय अनुमान से बेटर है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनुमान से बेटर है। एबिटा मार्जिन अनुमान से स्लाइटली बेटर है और 18 रुपए पर शेयर के आसपास कंपनी ने डिविडेंड का भी एक ऐलान किया है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कैसी रहती है ये एक पार्ट रहेगा जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। इसके अलावा डॉलर रेवेन्यू किस तरह का कंपनी पोस्ट करती है इसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा, कि अगर टीसीएस के केस में देखा जाए तो वहां पर एट्रिशन का एक डिक्लाइन था, जिसका इंपैक्ट कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे आता हुआ दिखाई पड़ा, जो मार्जिन थोड़ा बेटर भी हुआ। हालांकि डील विन उनकी अच्छी थी। रेवेन्यूज पे उसका इफेक्ट पूरी तरह से आया नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे उनमें मार्जिन कंपनी के कंपेरेटिवली कम थे और मार्जिन डॉलर रेवेन्यू का इनफैक्ट नंबर आ गया और डॉलर रेवेन्यू 471-72 करोड़ डॉलर के आसपास का आया, जो कि 465 करोड़ डॉलर के अनुमान के सामने ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अनुमान से बेटर साइड पे ही अब आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि कंपनी का जो डॉलर रेवेन्यू का नंबर है वो अनुमान से बेटर है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनुमान से बेटर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अनुमान से बेटर है। बस एक ही चीज़ है जिसको अब आप वॉच करोगे, वो है कि कंपनी गाइडेंस को लेकर क्या कहती है। क्योंकि गाइडेंस के केस में जो ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस है उसको तो रिटेन कर रही है, लेकिन जो आय की गाइडेंस है उसके अंदर शायद थोड़ा सा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा है। जी, इन्फोसिस के Q2 के नतीजे जो सुमित इस वक्त बता रहे थे और अनुमान के आसपास ही नतीजे आए हैं। ऐसा जो अनुमान था कंपनी का वो उसके अनुमान 6,212 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने अपना बताया है और अनुमान जो था वो 6,225 था, तो इसीलिए इनलाइन है। कम से कम बहुत ज्यादा इसको मार्जिन के आसपास ही कहेंगे। इसके अलावा 38,994 करोड़ का आय का इनका था और अनुमान जो था वो 38,425 था। तो जैसा कि आपने बताया बाजार ज्यादा निराश नहीं होगा इनके परफॉर्मेंस से। सुमित, देखिए, लग तो नहीं रहा, क्योंकि ऑपरेटिंग गाइडेंस मार्जिन की गाइडेंस करीब 20 से लेके 22% पे कंपनी ने मेंटेन रखी है। ये इन्फोसिस के साथ खासियत क्या है, उन्होंने पहले ही इतना नेगेटिव डिस्काउंट करवा रखा था नंबर्स पे और उसके बाद ये नंबर कंपनी ने पोस्ट किए। इनफैक्ट गौरांग भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गौरांग, इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं और नंबर्स को पहले मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं। 38,994 करोड़ का एक आय का नंबर है, जो कि अनुमान से थोड़ा बेटर साइड पर है। एबिट करीब 8274 करोड़ है, जो कि 8,070 करोड़ स्ट्रीट एस्टिमेट लगा रहा था। मार्जिन 21 के सामने 21.2%, 21 के अनुमान के सामने 21.2% आए हैं और डॉलर रेवेन्यू भी जो कंपनी का है वो अनुमान से थोड़ा सा बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन की जो गाइडेंस है उसको रिटेन रखा है और रेवेन्यू गाइडेंस के अंदर थोड़ा सा रिवीजन किया है। 471 करोड़ डॉलर 72 करोड़ डॉलर के आसपास का इनका डॉलर रेवेन्यू है। तो इन नंबर्स के बीच में आपका एस्टिमेट क्या कह रहा था और आपने कैसे रीड किया इन नंबर्स को? धन्यवाद सुमित आपका और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो ये आईटी क्षेत्र के ऊपर सुमित एज अ ब्रोकरेज हाउस हम बहुत ही साधारण से न्यूनतम अनुमान के साथ जा रहे थे, क्योंकि जो दिक्कतें वो हमें स्पष्ट रूप से हमारे सामने थी और ज्यादा उम्मीद रखना मेरे ख्याल से नासमझी के बराबर होगी।
लेकिन जो भी आंकड़े हमने टीसीएस के कल देखे, आज इन्फोसिस के अभी देख रहे हैं और शायद एचसीएल टेक के भी बहुत जल्द आएंगे और बाकी अन्य कंपनियां आएंगे, तो कोई ऐसी बड़ी निराशा मुझे दिखाई नहीं दे रही। और जो एक अंडरवेट का अनुमान लगा करके चल रहे थे बाजार में लोग, वो शायद अपने अनुमान को फिर से जा करके रिविजिट करेंगे। डिस्क्लोजर दे देते हैं सुमित, इन्फोसिस के ऊपर बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी है। हम ये भी कहना चाहेंगे सुमित कि शायद आने वाले और एक तिमाही के नतीजे थोड़े बहुत चुनौती भरे रहेंगे, लेकिन उसके पश्चात मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके सुधार होने की उम्मीद है। एक चीज जो मुझे नहीं पता है वो है एट्रिशन रेट और बिग टिकट क्लाइंट्स का, अगर उन्होंने कोई टिप्पणी करी है आने वाले भविष्य को लेकर के, अगर ये सकारात्मक होते हैं आंकड़े तो मेरे ख्याल से ये भी काफी सराहनाजनक बात है। अभी तक जो नंबर आ रहे हैं गौरांग, उसमें कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का जो एक आंकड़ा है, बाजार अनुमान लगा था करीब करीब 1% आने का, वो 1 से 2.5% की रेंज में कहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा नंबर है जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर की तरफ बीट आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये बात आपने सही कही कि हाँ, एट्रिशन का नंबर बहुत क्रूशियल होगा, खासतौर से इन्फोसिस के लिए, कि बहुत समय से ये एट्रिशन से जूझ रहे थे, लेकिन एट्रिशन का नंबर आया है 17.3% से घटकर 14.6% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। यही सेम ट्रेंड हमने टीसीएस में देखा और अब वही सेम ट्रेंड इन्फोसिस में भी आया, इनका एट्रिशन रेट घटकर आया है। इसे अब आप कैसे देख रहे हो और क्या अपने टारगेट्स को आप इनिशियली रीरेट करने की गुंजाइश देख रहे हो इसमें? नतीजे भी आए हैं तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि और आंकड़े आना बाकी है, लेकिन ये 14% का एट्रिशन रेट जो इन्फोसिस में देगा और टीसीएस में देगा, ये सराहनाजनक है। और कहीं ना कहीं कल भी जो मैं टिप्पणियां सुन रहा था टीसीएस की तरफ से, हालांकि इन्फोसिस के मैनेजमेंट से अभी हमने सुना नहीं है कुछ, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैलेंट मेरे ख्याल से ये प्राथमिकता रहेगी कभी कमूमन सभी आईटी कंपनियों की, क्योंकि अगर आपको एक तरफ खर्च कम करना है और अपना क्षमता बढ़ानी है और अपना मुनाफा बढ़ाना है, तो आपको कहीं ना कहीं इस पर काबू और नियंत्रण लाना पड़ेगा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने मैन पावर को। चलिए गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए। एक ही इस नंबर में केवियट है, वो केवियट यही, कंपनी ने अपनी रेवेन्यू की जो गाइडेंस है उसको स्लाइटली ट्रिम किया है अपर एंड पर। पहले वो 1 से 3.5% के बीच में थी, अब उसे घटाकर 1 से 2.5% के बीच में किया गया। तो ये एक केवियट है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन बाकी नंबर मोर लेस बेटर साइड पे ही आप इसे काउंट करके चल सकते हैं। जी, तो इन्फोसिस के बाद अब बात एक बार टीसीएस की भी कर लेते हैं, जिसके कल नतीजे आए थे। दूसरी छमाही में मिले जुले नतीजे इनके रहे हैं। 3 साल में पहली बार डॉलर रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये घटा है। हालांकि मार्जिन का अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहा टीसीएस की तरफ से, मगर आगे कैसी कमेंट्री रहेगी, क्लाइंट क्या सोच रहे हैं, इस बारे में कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत की हमारे सहयोगी हर्षदा सामंत ने। पहली बार हमने देखा है पिछले 3 सालों में कि डॉलर रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिली है। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या माहौल में और खराबी आई है? अगर हम देखें तो हमारे रेवेन्यूज जो रुपी टर्म्स में है वो 0.5% का इंक्रीज है और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में फ्लैटिश है, पॉजिटिव 0.1%। और अगर हम देखें तो जो फिलहाल परिस्थिति है मेनली मैक्रोस को लेके, उससे क्लाइंट्स काफ़ी कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं और ये जो सिचुएशन है वो जनवरी से कंटिन्यू होते आ रही है। सो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, पिछले तिमाही से इस तिमाही में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, सिचुएशन सिमिलर रही है, ट्रेंड सिमिलर रहे हैं। और जो देखा जा रहा है, कस्टमर्स जो डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट्स में आउटकम्स फिलहाल में नहीं आ रहे और कुछ लंबा समय लगने वाला है आउटकम्स देखने के लिए, उनको रिप्रायोरिटाइज करके प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मिल सके उन पे फोकस कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे डील विंस जो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं एंड लास्ट 3 क्वार्टर्स में 10 बिलियन प्लस के डील्स आए हुए हैं इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स। सो जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है ये डील्स में से, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे आ रहा है, बट इन प्रोजेक्ट्स को, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के जो सिनेरियो को देखते हुए वो ऑफसेट कर रहा है। और इन्फोसिस टीसीएस के नतीजों के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली रही। इसी के साथ बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 65 अंक और निफ्टी 17 अंक गिरकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसई, मेटल, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही। आईटी, रियलिटी शेयरों में आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा मार्केट में? देखिए, आज वैसे तो दायरे के अंदर ही बाजार के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा और बहुत सिलेक्टिव रेंज मार्केट ने प्ले की है, लेकिन सिलेक्टिव रेंज के अंदर अगर देखें कुछ
गेनर्स और लूजर्स। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में बीपीसीएल करीब 2% ऊपर, साथ साथ मारुति करीब 1.5% ऊपर, कोल इंडिया, पावर ग्रिड कुछ ऐसे नाम जो कि करीब 1 से 1.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों में नंबर से पहले इन्फोसिस 2% नीचे था, टेक महिंद्रा करीब 3% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे और टीसीएस करीब 2% के आसपास बिकवाली यहाँ नंबर्स के बाद देखने को मिली। इसके अलावा एमएमटीसी 19-20% की तेजी यहाँ रही। मिड कैप में से नेटवर्क 18 12% ऊपर, विजय डायग्नोस्टिक करीब 8% ऊपर और निपॉन लाइफ रफली 8% की तेजी यहाँ पर ही बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 6% नीचे रहा, स्टर्लिंग विल्सन 2% नीचे रहा, फिनलेक्स केबल और एमसीएक्स करीब 2.5 से लेकर 3.5% तक का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इवेंट बेस्ड, न्यूज बेस्ड, अर्निंग बेस्ड स्टॉक्स के अंदर ज्यादा समय रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल आज। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन किए। वहीं उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पीएम एक खास तरीके के पोशाक में नजर आए। वहीं पीएम ने इसके बाद यहीं पर गुंजी गांव का दौरा भी किया, जहां उन्होंने आम लोगों के अलावा भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से उन्होंने मुलाकात की, बीआरओ के कर्मियों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पिथौरागढ़ जिले में जोलिंगकांग से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन की सीमा में स्थित आदि कैलाश का दर्शन इतने करीब से किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम भी पहुंचे। दर्शन कर यहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। जागेश्वर धाम में अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां पर प्रधानमंत्री बाकायदा मंदिर के अंदर बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती दिखाई। करीब 62,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जागेश्वर धाम में 244 पत्थर से ये मंदिर बना हुआ है। यहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने बाकायदा यहां पर पूजा अर्चना करके आरती भी दिखाई। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी फिर से पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। यहां बड़ी संख्या में लोग पीएम के स्वागत के लिए मौजूद थे। पीएम को अपने बीच पाकर काफी खुश भी थे। यहां से ही प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को आज अरबों रुपए की सौगात दी है। उन्होंने यहां पर 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बिजली और तमाम तरीके की सुविधाओं का शिलान्यास और साथ ही साथ उद्घाटन भी उन्होंने किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजस्थान का चुनावी जो माहौल है वो काफी गर्म हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। क्या चल रहा है राजस्थान में और क्या है वहां का चुनावी माहौल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राधिका मर्चेंट भी थी। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का उन्होंने दान भी दिया। वहीं बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर मुकेश अंबानी का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो उपाध्यक्ष हैं किशोर पवार, उन्होंने स्वागत किया। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में हर साल मुकेश अंबानी शामिल होते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने केदारनाथ के दर्शन भी किए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। स्वागत है। देश में ट्रेन हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल देर रात दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार में बक्सर के नजदीक रघुनाथपुर स्टेशन पर बेपटरी हो गई। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के एसी कोच समेत कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। तो वहीं राहत और बचाव काम अब पूरा हो चुका है। बिहार में हुए इस ट्रेन हादसे पर जहां पीएम मोदी ने दुख जताया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने रेल हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारजनों के लिए 4-4 लाख और सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए के राहत देने का ऐलान किया। इसके अलावा रेलवे ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए हर जाने दिए जाने की बात कही है। बदलता लाइफस्टाइल और बढ़ता स्क्रीन टाइम आपकी आंखों को हर दिन नुकसान पहुंचा रहा है। आंखों की ये अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है, तो कैसे करें, आंखों का ख्याल कैसे रखें, इस पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की।
आईसीसी वर्ल्ड कप के शानदार मुकाबलों का दौर जारी है, जहां पर आज 10वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टक्कर हुई। लखनऊ के इकना स्टेडियम में यह मुकाबला फिलहाल खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों का ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला है। तो वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ये दोनों टीमों के बीच अब तक का 108वां वनडे मुकाबला है। इसमें 54 जो मैचें हैं वो साउथ अफ्रीका ने अब तक 54 मैचें जीती हैं, जबकि 50 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तो वहीं एक मैच बेनतीजा इनके बीच रहे हैं और 3 टाई रहे हैं। तो वहीं कल टीम इंडिया में वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया में 35 ओवर में 2 विकेट के नुकसान के साथ ही लक्ष्य हासिल कर जीत हासिल कर ली। इस मैच में रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने 84 बॉल में 16 छक्के और 16 चौके और साथ ही 5 छक्कों के साथ 131 रन बनाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।